welcome. I'm Amit Saxena along with my teammate Dr. Deepika Chabra. On behalf of Jackson Paul Pharmaceuticals Limited, we bring warm greetings to all. To make the journey of pregnancy comfortable, Jackson Paul brings to you Cramp Off tablet for relief from pregnancy-induced leg cramps. Sugar-free Lycorate sachet in orange flavor to prevent pregnancy complications, and Narikel tablet for calcium citrate malate, vitamin D3 and folic acid. In association with Indian Academy of Cosmetic Dermatology and Gynecology, Dr. Ragini Agarwal presents Nurturing Birth Journey to Motherhood from Conception to Delivery and Beyond. The second episode of this series to understand pregnancy and hygiene. We have with us Program Director Dr. Ragini Agarwal, Founder President IACDG and Founder Presidents Her of Gynae. Speaker Dr. Nisha Bali, Chief Clinicians at Dental Brass Tacks, Multi-Speciality Dental Clinic at Gurgaon. Please block your dates for further program for the series of Nurturing Birth, Journey to Motherhood, from Conception to Delivery and Beyond, every third Thursday of the month till the year end. A warm welcome to faculty and all the attendees. Please post your queries by text in the Q&A box to be answered at the end. Please note this webinar is streaming live on Facebook and the recording will remain on Jackson Pearl YouTube channel for promotion and reference. I now request Dr. Ragini Agarwal to kindly initiate the session. Thank you, Amit. A warm welcome to all of you जिन्होंने आज अभी यहाँ ज्वाइन किया है और आज ये प्रेगनेंसी के बारे में जो हम लोगों ने ये एक नई सीरीज शुरू की है उसका मेन एक जो उद्देश्य है वो ये है कि जब आप लोग एक क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाते हो और उस समय बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होती हैं, उनको डिस्कस करने का आपका दिल होता है और बहुत सारी चीजें जो उस समय आपको बताई जाती हैं लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है आपके बीच में, डॉक्टर के बीच में और आपकी जो भी आपके लिए ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी समझ के बीच में। तो इसको सोचते हुए ये सीरीज हमने शुरू की है नर्चरिंग बर्थ, जिसका ये एपिसोड 3 है और इसमें वो सारी बातें जो आपके दिमाग में घूम रही होती हैं, आप डॉक्टर से उस समय डिस्कस करना चाहते हो या आपको ये होता है यार ये टेस्ट इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि दुनिया तो समझाने के लिए बैठी रहती है कि डॉक्टरों को तो सिर्फ पैसा चाहिए इसलिए वो ये टेस्ट करते हैं और टेस्ट में पैसा मिलता है इसलिए टेस्ट करते हैं। हमारी दादी नानी का तो टेस्ट हुआ नहीं था, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों आजकल इतने टेस्ट लिखे जाते हैं, क्यों डॉक्टर इतनी बातें करते हैं, क्यों इतनी चीजें करती हैं। हमारे तो दादी नानी के 10-10 बच्चे हो जाते थे फिर भी कुछ नहीं होता था। तो ये एक अजीब सी भ्रांति फैली रहती है, ये आप भूल जाते हैं दादी नानी तो खाना जो लकड़ी के चूल्हे पे बनाते थे वो तो हम बनाएंगे नहीं, खाना हम गैस पे बनाएंगे, लेकिन जब डॉक्टर की बात आएगी तो हम दादी नानी की बातें करेंगे। तो इसी बात को सोचते हुए कि हमें बिजी क्लिनिक में आपसे बात करने का इतना समय नहीं होता है, तो चलो कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर आप जुड़ सको या ना जुड़ सको, तो कम से कम YouTube और Facebook पर ये रिकॉर्डिंग रहेगी तो कभी तो आप सुन करके उसको समझ सकते हो। इसको सोचते हुए इस प्रोग्राम का एक हमने स्टार्ट किया। तो आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है ये हमने फोकस किया है इन्फेक्शंस के ऊपर और हाइजीन के ऊपर, क्योंकि प्रेगनेंसी में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन या हाइजीन की बात करते हैं तो वो किस ढंग से हमारी प्रेगनेंसी पे असर कर सकती है, किस ढंग से हमारे बच्चे को जो पेट में पल रहा है उसको खराब कर सकती है, इसके लिए एक जानकारी आज हम आपको डिटेल में देंगे। और बहुत बार आपको ये भी लगता है कि अरे यहाँ ओरल हाइजीन डॉक्टर क्या करते हैं, डेंटिस्ट का क्या काम है, जब हम यहाँ पे नर्चरिंग बर्थ की बात कर रहे हैं, बच्चे को पेट में बढ़ने की बात कर रहे हैं,
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जब हम बात कर रहे हैं आपसे खास करके ओरल हाइजीन की, तो ये बहुत कम लोगों को इस बात का आइडिया है कि ओरल हाइजीन प्रेगनेंसी में इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आपने अपने ओरल इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो आपको प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। यानी कि जो बच्चा आपका समय के पहले हुआ, जो बच्चा समय के पहले हुआ, उसको जो है आपने ओरल इन्फेक्शन के कारण खो दिया, उसको आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ओरल इन्फेक्शन के कारण दे रहे हैं। तो जो लोग आज यहाँ जुड़े हैं, आप लोग इस बात को अपने जानकारों को भी बताइए कि ओरल हाइजीन बहुत जरूरी होती है और इसको डिटेल में डॉक्टर निशा बाली आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेजाइनल हाइजीन और वेजाइनल हेल्थ और वेजाइनल इन्फेक्शन। तो जब हम वेजाइनल इन्फेक्शंस की बात करते हैं, आई एम शेयरिंग स्क्रीन। तो वेजाइना एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, एंड ये एक डिलीवरी के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि बच्चे का जो नेचुरल पैसेज है डिलीवरी का वो वेजाइना ही है। डिलीवरी बेशक वेजाइना से हो या एब्डोमेन से सिजेरियन सेक्शन से हो, लेकिन वेजाइना का कनेक्शन रहता है, और वेजाइना की अगर हेल्थ नॉर्मल नहीं है, वहां अगर इन्फेक्शन है तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज के नाम से ही लोग परेशान रहते हैं कि मुझे पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, और प्रेगनेंसी में ये वेजाइनल डिस्चार्ज कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, कहीं मेरे बच्चा जो पानी के अंदर है वही डिस्चार्ज में तो नहीं जाना शुरू हो रहा है, अंदर का पानी तो नहीं जा रहा है। तो इस किस्म की बहुत सी बातें आपके दिमाग में रहती हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, कितने किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, और हमने अपनी वेजाइनल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में बढ़ना एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब आपको प्रेगनेंसी होगी। जब तक उस डिस्चार्ज में कोई कलर नहीं है या लाइट वाइटिश है, ऑर्डरलेस होता है ऑलमोस्ट, सबसे बड़ी बात है वहां कोई रेडनेस नहीं होनी चाहिए, इचिंग नहीं होनी चाहिए, और इतना नहीं जाना चाहिए कि आपको उसके लिए कोई पैंटी लाइनर या पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तब तक ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है नॉर्मल की परिभाषा में आता है। अब ये बढ़ता क्यों है, ये एक दूसरा क्वेश्चन होता है। सवाल ये है कि कोई कोई हमसे मेरे से ये पूछता है कि जी आप इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या गायनी की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, प्रैक्टिस करने की या आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज की जब तक आपको नॉलेज नहीं होती है, तो उस तब तक आपके दिमाग में उस चीज की जब तक समझ नहीं होगी, तो ना तो आप केयर कर सकते हैं, और भ्रम में रहने से आप अपना भी नुकसान करते हैं और डॉक्टर का भी नुकसान करते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज की बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इन बातों को डिस्कस कर रही हूँ कि इसको हर एक महिला समझ सकती है। पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली महिला तो हिंदी समझ ही लेती है, थोड़ी नहीं तो टूटी फूटी समझ लेती है, और जिन महिलाओं को इंग्लिश नहीं आती है वो भी इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो जो हमारा मेल और फीमेल हार्मोन्स होता है हमारी बॉडी में, जिनको हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जिससे आजकल आई थिंक मोस्ट ऑफ महिलाएं जो हैं इसका नाम सुन चुकी हैं, क्योंकि अभी हम लोग काफी कुछ डिस्कस करते रहते हैं। तो इनका लेवल बढ़ जाता है, और जब भी इनका लेवल बढ़ेगा तो वहां सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो और कुछ नहीं होता है, जो वेजाइना में ग्लैंड होती हैं छोटी छोटी, उनसे निकलने वाले मटेरियल के डिस्चार्ज से ही ये वेजाइनल डिस्चार्ज बनता है। दूसरी चीज क्या होती है कि
बॉडी में जो खून बह रहा होता है, जब आपको प्रेगनेंसी होती है सडनली ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे में जो खून पहुंचाना है उसके लिए न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, उसके कारण ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो का दबाव बढ़ जाता है और उस पूरे एरिया में यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स में वहां ब्लड फ्लो और उसका एक्सचेंज बढ़ जाता है। इसके भी चलते थोड़ा सा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो अब हम इसे एबनॉर्मल कब कहें? एबनॉर्मल हम कब कहेंगे? जबकि इसमें कोई स्मेल आ रही हो, आपको इचिंग हो रही हो, इरिटेशन हो रही हो, या वो डिस्चार्ज थिक हो गया है, कलर हो गया है उसमें, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तो ऐसा लग रहा है मेंसेस सी आ रही है और आपको वहां पर पैड लगाना पड़ता है। जो नॉर्मल किस्म के कुछ कॉमन इन्फेक्शन हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिसमोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन तो आप सब जानते हैं, ट्राइकोमोनियासिस, ये 3 बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो कि महिलाओं को मिलते हैं और प्रेगनेंसी में भी ये पाए जाते हैं। बाकी और भी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हर्पीस का इन्फेक्शन, इसमें भी वहाँ दाने हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकता है, खुजली हो सकती है, और ये वेजाइनल इन्फेक्शन कर सकते हैं। प्लस कुछ और भी एसटीडी जैसी चीजें होती हैं, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो क्लेमाइडिया और गोनोरिया, इन सब के इन्फेक्शन होते हैं, इनमें सब में दवाई लेना जरूरी होता है। और भी एसटीडीज हैं जो कि वेजाइना में घाव बना सकती हैं, लेकिन अब वो इतनी कॉमन नहीं है, उनकी मैं बात नहीं करना चाहूंगी। ये जो 5 चीजें मैंने देखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके हर्पीज में आगे अगले टॉक में डिटेल में आपको बताऊंगी कि हर्पीज के जो दाने निकल आते हैं वहां पर, अगर हम उस समय बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करते हैं और बच्चा उस एरिया से पास होता है, तो उसका इन्फेक्शन बच्चे के नाक और मुंह में लगने से बच्चे की वो हर्पीज का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके लिए वो बहुत खतरनाक भी साबित होता है। तो हम एक वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैं बैक्टीरियल वेजनोसिस को काफी डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी आपसे, हर्पीज को बाद में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, हम सबसे पहले आपसे ईस्ट इन्फेक्शन डिस्कस करते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन, जिसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं। तो ये नॉर्मल आपकी बॉडी में कैंडिडा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ये एबनॉर्मल चीज हो गई। लेकिन अगर इसका असर नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है, प्रेगनेंसी में चूंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, या आपको डायबिटीज के जैसे चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाओं को, तो उन सब केसेस में ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो आमतौर पे इसमें जो आपकी शिकायत होती है, खुजली है, जलन है, सफेद दही जैसा फटा फटा निकल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? जो ओरल टैबलेट्स हैं, जो इसके लिए एक लंबा इलाज दे सकती हैं, वो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ओरल टैबलेट, एंटी फंगल टैबलेट, बच्चे के लिए गलत असर करती है और उनको नहीं अलाउ करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ईस्ट इन्फेक्शन के लिए? देखिए, अपने आप को खुद अंदर से वेजाइना को क्लीन करना एकदम मना होता है, जिसको आप डूशिंग भी कहते हैं। ये गलत प्रोसेस है। रोज रोज जो सो कॉल्ड फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक गलत चीज है। पहली बात तो ये, अगर आपको कभी भी कोई इस किस्म की प्रॉब्लम है, खास करके प्रेगनेंसी में, तो ये जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और ये पता करना भी जरूरी है कि आपको किस किस्म का इन्फेक्शन है। और उस किस्म के इन्फेक्शन का पता होने के बाद यूजुअली लोकल टैबलेट्स देते हैं, थोड़ी प्रोबायोटिक्स देते हैं, और खाने में आपको कहते हैं शुगर जैसी चीजें ना लें। आपका शुगर टेस्ट कराते हैं और देखा जाता है कि बहुत बार आपको शुगर की हल्की सी प्रॉब्लम इसमें निकलती है। अब अगर कोई भी वेजाइना में इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है, तो वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे के आंख मुंह में लगने से बच्चे को भी ओरल थ्रश हो सकता है, बच्चे को भी कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि इन सबका ट्रीटमेंट है, लेकिन हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें? दूसरा है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है, ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है।
प्रोटोजुआ क्या होता है, हमारी बॉडी सेल से बनती है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी दुनिया में जिंदगी की, तो वो सिंगल सेल से शुरू हुई थी। तो जो प्रोटोजुआ होता है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी सबसे पहले बनने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर एक पार्टनर को कहीं से भी कैसे भी इन्फेक्शन हो गया, वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है। और इसमें क्या है, हम पेशेंट को स्मेल आती है और ग्रीनिश सा डिस्चार्ज होता है, इचिंग होती है। इसको भी हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि इसमें ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन है। और उसकी दवाई होती है जो कि 20 हफ्ते तक नहीं दे सकते हैं, 20 हफ्ते के बाद ही दे सकते हैं, क्योंकि हर दवाई का एक समय होता है। कोई दवाई हम शुरू में दे सकते हैं, कोई दवाई हम एंड में दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर वो कैसे असर करेगी ये हमको देखना बहुत जरूरी होता है। तो तीसरा इन्फेक्शन है हर्पीस का, जो मैं अगेन आपको डिटेल में बताऊंगी। अब हम आते हैं क्लेमाइडिया पे। क्लेमाइडिया का एक जो टेस्ट होते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत इफेक्टिव भी नहीं होते हैं, कई बार गलत रिजल्ट्स भी आते हैं, तो इसलिए बहुत पॉपुलर नहीं है। जो बहुत ज्यादा महंगे टेस्ट उनमें से बहुत से टेस्ट हमारे पास इजीली अवेलेबल भी नहीं है। बट क्लेमाइडिया एक बड़ा जनरल सा इन्फेक्शन है जिसमें यूरिन में जलन होती है, कई बार पार्टनर की भी यूरिन में जलन होती है। और जो क्लेमाइडिया के मेन ट्रीटमेंट है, अगेन हमें प्रेगनेंसी में देने में बहुत दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर के कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम कोई भी इन्फेक्शन को प्रेगनेंसी में आसानी से होने ना दें। और प्रेगनेंसी में अगर हम सेक्स करते हैं तो हमें जो है कॉन्डोम का जरूर इस्तेमाल रखना चाहिए, क्योंकि एक से दूसरा इन्फेक्शन ना जाए, या अगर कोई इन्फेक्शन आपको नहीं है तो दोबारा 9 महीने के अंदर भी वो इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसा क्या है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जिसके बारे में हम इतना बैक्टीरिया और इनकी बातें करते हैं? तो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में एक पूरा सिस्टम है जो गट में भी है। आजकल आप लोग सब लोग जो प्रोबायोटिक करते रहते हैं, सुनते हैं कि आपके गट में पूरा का पूरा एक माइक्रोब्रोम का कहना चाहिए कि बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया आपके पेट में रहते हैं, उनकी अपनी एक पूरी अलग दुनिया है। और अगर वो बिगड़ जाएं तो आपकी गट में गड़बड़ होती है, और गट की इन्फेक्शन से आपके यूरिन इन्फेक्शन और वेजाइनल इन्फेक्शन भी शुरू हो जाते हैं। वैसे ही वेजाइना का एक अपना इकोसिस्टम है, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। नॉर्मली गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया को दबा करके रखते हैं। और ये जो पूरा का पूरा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, ये चेंज हो जाता है जब आपको प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, एंडोक्रिनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और आपकी इम्यूनिटी ऑल्टर हो जाती है, बेसिकली इम्यूनिटी दब जाती है। तो जो वेजाइनल इकोसिस्टम होता है उसके डिस्टर्ब होने से ही हम ये कहते हैं कि बैड बैक्टीरिया जब बढ़ जाते हैं उनको बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। ये वेजिनाइटिस हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये कोई सूजन नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज होता है। और जो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाने के कारण आपकी बॉडी में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, फिशी सी स्मेल आती है, डिस्चार्ज आमतौर पे पतला होता है, और उसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शन से आपकी प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ता है। ये एक अकेला ऐसा इन्फेक्शन है जिसको पाया गया है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस को, जिसका प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में। अब क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस किसी को क्यों हो जाता है? तो उसमें जो सबसे बड़ा रीजन पाया गया है वो आपकी इम्यूनिटी है। नंबर 2 आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस है। अगर आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ज्यादा है तो वो आपकी इम्यूनिटी लेवल को और गड़बड़ कर देगा। या लोकल लेवल पे किसी कारण से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपका जो नॉर्मल इकोसिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है, या आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाई है, उनके साथ प्रोबायोटिक्स नहीं लिया है। तो ये बहुत सारे कारण हैं
जिनके कारण आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकती है। तो ये क्या है, ये लो ग्रेड यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, धीरे धीरे चलने वाला इन्फेक्शन है और हल्का हल्का इन्फेक्शन करता रहता है। लेकिन जब लंबे समय तक कोई एक हल्का इन्फेक्शन आपको रहता है तो उसको हम कहते हैं कि वो धीरे धीरे बदन में एक क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कि डीप हो जाता है। और यही जो चीज है आपका मैटरनल यानी मदर का और बच्चे के ऊपर उसके आउटकम को इफेक्ट कर सकता है। कैसे इफेक्ट कर सकता है कि इसके कारण ये रिपोर्टेड है, समय के पहले का दर्द चल सकता है, झिल्ली फट करके पानी जा सकता है और उसके कारण बच्चे की प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस नॉर्मल एबनॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा के इम्बैलेंस के कारण बना है। इसमें जो नॉर्मल लैक्टोबैसिलस फ्लोरा होता है आपके वेजाइना में वो कम हो जाता है और गार्डनेरा नाम का जो एक बैक्टीरिया है और उसके ग्रुप्स के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। यहाँ जो हम बात करते हैं नियोनेटल कॉन्सिक्वेंसेस की, वो बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो बच्चा अगर समय के पहले हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है उसको अंदर उसके पानी के अंदर, तो वो इन्फेक्शन बच्चे को भी हो सकता है। तो एक इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और दूसरा प्रीटर्म डिलीवरी के तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते ही होते हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेशन भी बच्चे के झेलने पड़ते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? एक तो जब है अगर आपको कोई पुरानी हिस्ट्री है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि आपने कई बार जो है वेजाइनल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लिया है और आपको अ, कभी अगर याद है कि आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हुई है तो ये तो ज़रूर ही आप ये हिस्ट्री डॉक्टर को दीजिए कि आप बैक्टीरियल वेजिनोसिस के पेशेंट रह चुके हैं। तो इन सब केसेस में अर्ली प्रेगनेंसी में ही आपका वेजाइनल स्वाब ले करके उसकी ग्राम स्टेनिंग कर करके देख लिया जाएगा या पैप स्मेयर करके कि आपको एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, इसको हमें अभी एड्रेस तो नहीं करना है। कई बार होता है कि प्रीटर्म डिलीवरी हो गई किसी की, कोई कारण नहीं मिल रहा है, कोई कारण नहीं मिल रहा है और हमें ये लगता है कि हो सकता है कि ये डिलीवरी इस कारण से प्रीटर्म हुई थी क्योंकि उसको वेजाइनल इन्फेक्शन था। और हमारे जब हम उसके ट्रीटमेंट पे पेशेंट को लेते हैं तो अगली बार उसकी डिलीवरी पूरे समय पे भी होती है। कोई एक कारण नहीं होता है प्रीटर्म डिलीवरी का, प्रीटर्म डिलीवरी के बहुत सारे कारण हैं और उनमें से एक कारण ये भी है। लेकिन एक बार प्रीटर्म डिलीवरी होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हर केस में सेम होते हैं, ना ही सिर्फ पेरेंट्स के लिए, बच्चों के बच्चे के लिए भी। किसी को नहीं मालूम होता है कि वो प्रीटर्म बच्चा कौन सी करवट लेगा, उसको क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, वो एकदम नॉर्मल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके माइलस्टोन डिलेड होंगे कि नहीं होंगे। तो प्री टर्म लेबर एक ऐसी चीज है, प्री टर्म डिलीवरी उसको हम लोग बहुत ज्यादा बचना चाहते हैं। जब तक कोई मजबूरी नहीं हो तब तक कोई प्री टर्म डिलीवरी कराने का मतलब नहीं होता है। जो आपके पेट में बच्चा है वो एक यूनिट है, बच्चा है, उसके ऊपर एक प्लासेंटा है, वो एक कार्ड से जुड़ा हुआ है, उसके चारों किनारे एक पानी है और उसके ऊपर एक झिल्ली है, वो झिल्ली इंटैक्ट है। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई इंफेक्शन नहीं होता है अनटिल अनलेस बच्चे की जब तक डिलीवरी नहीं होनी शुरू हो जाए या वो झिल्ली इंफेक्शन से फट ना जाए, तब तक जो है वो बच्चे को माइक्रोब्स नहीं पहुंचते। तो अगर वेजाइना में इन्फेक्शन है और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बच्चा उस एरिया से नीचे आ रहा है, तो बच्चे को इन्फेक्शंस लग सकते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, ये पूरे समय खास करके जब महिला यंग है, रिप्रोडक्टिव है, एज ग्रुप कहते हैं उसको, जबकि उसके एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स काफी है उसकी बॉडी में, तो ये लैक्टोबैसिलस स्पेसीज जो है उसकी वेजाइना की जो एपिथेलियम है, यानी कि जो उसकी झिल्ली है, उसके अंदर का एटमॉस्फेयर है, उसको बैलेंस रख करके इन्फेक्शन से रोकती है। जब भी उसका बैलेंस बिगड़ता है तभी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, वेजाइना का पीएच कम रखता है।
रखता है। विजाइना का पीएच कम रखने का मतलब है कि उसको एसिडिक रखता है, और उसको एसिडिक रखने का मतलब है कि वहां पर दूसरे बैक्टीरिया जो एबनॉर्मल बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही अगर ये डिस्टर्ब होगा, खास करके मेनोपॉजल वुमेन में या लो इम्यूनिटी में, किसी कारण से अगर लैक्टोबैसिलाई कम हो जाती है और वहाँ का पीएच बढ़ जाता है, तो वहां पर आपके एबनॉर्मल बैक्टीरिया बढ़ने की संभावना शुरू हो जाती है। तो हमें ये देखना रहता है कि ये जो लैक्टोबैसिलस है वहाँ का एटमॉस्फेयर वो ठीक रखें, और खास करके प्रेगनेंसी के एंड के समय में और बच्चा होने के बाद वहाँ की वेजाइनल हेल्थ को भी देखना एक बहुत जरूरी काम हो जाता है। क्योंकि अगर वेजाइना का हेल्थ में गड़बड़ी मिलती है, इन्फेक्शन होते हैं, तो आपको डिलीवरी के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ने के और यूट्रस में इन्फेक्शन जाने के, नलों में इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अब ये जो डिलीवरी जब होती है, खास करके उस समय जो वेजाइना की कंडीशन होती है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से बहुत डिफरेंट, वहाँ का जो पैटर्न होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, और आपकी इम्यूनिटी लो होने के कारण आपके इन्फेक्शन के लिए आप ससेप्टेबल भी हो जाते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि वेजाइना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रेगनेंसी में, जो कि एक की रोल करता है, और हमें उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे बड़ी चीज है, अपने एरिया को क्लीन रखें, और क्लीन करने के लिए उसको ड्राई भी रखें। मॉइस्ट रखिएगा तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उसको ड्राई करने के लिए बेस्ट चीज जो मेरे को समझ में आती है वो हेयर ड्रायर, जिससे आप उसको ड्राई करके रखें। अगर आपको लगता है आपका सीक्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो 2-3 बार अपनी पैंटी चेंज करिए। और खास करके अगर आप स्विमिंग वगैरह के लिए जाती हैं, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान में आए मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती हूँ कि आप प्रेगनेंसी में स्विमिंग के लिए जाइए, बिकॉज until unless you are very sure of your swimming pool's water and hygiene, तभी आप ये सोच सकते हैं कि आप उसमें स्विमिंग के लिए जाएंगे। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी, वो है कि अपने को नीचे कैसे क्लीन करना है। अब आप जब जेट से अपने को क्लीन करते हैं तो पीछे से आपके पॉटी के कुछ कण आगे की तरफ आ सकते हैं वेजाइना में, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भी एक यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिन महिलाओं को बार बार होता है उसका एक रीजन होता है। तो आप अपने आप को पीछे से ही पीछे की तरफ वाइप करें, और जेड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। बिल्कुल किसी भी कंडीशन में डूश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में टैम्पून मत लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं चलो टैम्पून लगा लेती हूँ, और किसी भी किस्म के सैनिटरी पैड जो होते हैं अगर उसमें किसी किस्म का परफ्यूम है तो वो वहाँ की एलर्जी बढ़ा सकता है, इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट लोगों को भी जो फीमेल एरिया है उस एरिया में किसी भी किस्म की सेंटेड चीज को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो सेंटेड चीज वहां पे रिएक्शन कर सकती है, इन्फेक्शन बढ़ा सकती है। फेमिनिन हाइजीन पे मैंने पहले ही बोला है, इनको लगातार इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। जो वी वॉश वगैरह है इसका रेगुलर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और टाइट अंडरवियर, वी शेप अंडरवियर, खूबसूरत सिंथेटिक अंडरवियर, लेसी अंडरवियर, इट इज बेटर कि उसको आप अवॉइड करें। कॉटन की लूज अंडरवियर जो ब्लूमर्स टाइप की आती है उसको पहने। बहुत टाइट कपड़े अवॉइड करें, जीन्स, बहुत टाइट जीन्स अवॉइड करें। अगर आपको ऑफिस में आप पैंट पहन के जाती है तो बाकी समय में आप घर आकर के लूज कपड़े पहनिए, बिकॉज एयर सर्कुलेशन इज मस्ट टू दैट एरिया।
और अपने खाने में चीनी का इंटेक कम रखें। आपको है डायबिटीज या नहीं है डायबिटीज, इस डिस्कशन में नहीं पड़ना है। अगर वेजाइनल इन्फेक्शन किसी को भी रिकरेंट हो रहा है, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, शुगर इंटेक कम करना आपके लिए एक अच्छी बात है। पानी बहुत पीजिए, आप हाइड्रेटेड रहिएगा, आप हर ढंग से ठीक रहिएगा, यूरिन इन्फेक्शंस भी कम होंगे। हेल्दी बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी है। रूटीन में आप दही से भी अपना प्रोबायोटिक बढ़ा सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, बहुत बार क्या होता है, उस एरिया में आपको लगता है कि कुछ सूजन सी आ गई, तो सारे सूजन इन्फेक्शन के नहीं होते हैं। क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वहां पर कुछ एक दबाव सा या टाइटनेस सा या ऐसा कुछ फील होता है। फिर एक चीज होती है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होती है, आपकी जो वेन्स जा रही होती हैं बच्चे के प्रेशर के कारण, अगर उनके अंदर के वॉल्व थोड़े से भी खराब है, तो जैसे पैर में आपके निशान बन जाते हैं ना, नीले नीले से, टेढ़े मेढ़े से, वैसे ही वेजाइना के भी एरिया के में बन सकते हैं। और वहां ब्लड फ्लो बढ़ जाने से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इन चीजों को समझिए, हर चीज से मत घबराइए, क्योंकि एंजाइटी से और घबराने से कोई प्रेगनेंसी नहीं चलती है, ना आपका कोई काम हो सकता है। और कॉन्डोम का यूज करना, अगर आप प्रेगनेंसी में सेक्स कर रहे हैं, जो कि आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मनाही नहीं है जब तक कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन कॉन्डोम का यूज जरूर करिए। बिना उसके कोई सेक्स करने की आवश्यकता नहीं है। With this, I'll finish my talk and stop share, और डॉक्टर निशा को मैं इनवाइट करूंगी कि वो आपको ओरल हाइजीन के बारे में बताएं, और ये बताएं कि क्यों ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है इस समय में आपको मेंटेन करना। ओवर टू डॉक्टर निशा। Thank you, Dr. Ragini ma'am. Firstly, I would like to, I'm very thankful that you have given me this opportunity to interact with all the patients who are potential, who are looking forward to starting with the journey of pregnancy. So, pregnancy is an exciting phase in one's life, and dental problems should not let you miss out on all the fun and let that impact you negatively. Today's generation is smart and they go ahead in life with the full plan and preparation. Pregnancy is also one of the well-planned events in the life nowadays. Awareness about one's own dental health and problems can help the potential pregnant lady in many ways, because many do not understand that oral health care is an important component of healthy pregnancy. There are three things which goes hand in hand. One is oral hygiene practices. Second thing is the diet. And the third thing is underlying systemic metabolic disorders like thyroid or vitamin D deficiency, gestational diabetes. So these three things actually play a role. Now, what happens in pregnancy? Pregnancy is a unique period which is characterized by physiological changes and hormonal changes, which may adversely affect the oral health. Oral health is key to overall health and well-being. Preventive care, diagnostic care, and restorative dental treatment like fluoride application, it is safe throughout the pregnancy, which many people don't know. As I told you, there are three things which goes hand in hand. One is oral hygiene practices, diet, and the systemic underlying disorders. So what is the best advice we can give it to the pregnant women? The best advice which I can tell you, I can tell you all, is that firstly, brush your teeth after meal. That is, brush your teeth after breakfast and after dinner. Second thing, what you can do when you wake up. When you wake up, you can do something like oil pulling exercise, or you can take a good fluoridated toothpaste and of the flavor which you like. Because sometimes what happens during the pregnancy, you're not able to use the the flavored toothpaste because it initiates nausea and vomiting. And as much as possible, vomiting should be avoided because that impacts the teeth negatively. So choose a paste of your choice, which is not giving you that nauseous feeling. You apply it on your clean finger and massage it on your teeth and the gums, and then swish it with plain water
and or do oil pulling exercises. This you can do it after the lunch also, because over brushing is also not good. Brushing twice a day is what is recommended, and it should be brushed after breakfast and after dinner. Flossing is also very important, not only brushing, because how do we clean in between the teeth? It is only floss which cleans in between the teeth. So do floss after your meals along with brushing. Then what else you can do during the day? You can keep rinsing your mouth whenever you eat anything. Plus, avoid mid-meal snacking, especially midnight snacking, or during the day also avoid too much of sugar, too much of refined carbohydrates, or too much of unhealthy processed food. Whenever you have any craving, do try to balance your snacks. What do I mean by balance your snacks? Do add some fibrous fruit along with that, so that any acidic environment is not created in the mouth, because that will lead to a lot of dental problems. Make sure your toothpaste has fluoride in it so that any cavities can be prevented. You can use normal saline, like you can take lukewarm water, put a pinch of salt, and you can do rinsing of your mouth with that. That will take care of your gingival health. It will not allow the gums to swell up, because that is also very common. Hormones like progesterone, estrogen, which are more during pregnancy, can impact your gums. Gestational diabetes can also affect your gums. So that is very important that you maintain your oral hygiene, because if your oral hygiene is poor, added to that hormonal changes, many things can flare up. You can end up getting a lot of gingivitis or granuloma. So to avoid all that, it is better that you maintain oral hygiene and you use a normal saline mouthwash during the day. Once or twice is sufficient. You should also, the second part of it, that you should avoid, you have to take care of your diet. Your diet plays a major role. A lot of carbohydrate, simple carbohydrate digestion starts in the mouth, because there is an enzyme which is called salivary amylase. Salivary amylase starts digestion of carbohydrates in the mouth, and simple sugars like chips, cake, chocolates, and these things, they get processed, they get digested in the mouth, they lead to acidic environment, and that leads to the decay in the mouth. So avoid any sugary diet. You should have calcium rich and protein rich diet. You should have more fibrous food like apple and green leafy vegetables. You should have routine, you should have multivitamins, and you should always balance your diet. So whenever you have any craving, like you want to have a gulab jamun, try to have it in along with the main meal, like have it with lunch or have it with dinner. Don't have your gulab jamun individually, because again, it will create an acidic environment. Whenever you want to eat an ice cream, try to have it during the meal time. So balance your meals, that is very important. Now, what is the importance of oral health care during pregnancy? As ma'am has already mentioned, that if we do not maintain oral health hygiene, there is a risk of preterm deliveries, premature delivery of the baby, which we do not want. Why should neglect of oral health lead to such a major problem that risks the life of the baby as well as the mother? So we should educate the pregnant women about preventing and treating dental caries. We all know that dental caries is a lifestyle disorder. It is easily preventable. How it can be prevented? Firstly, by following a good hygiene, and secondly, by looking after your diet. These two things, if it goes hand in hand, then dental caries will not happen. Also, we have to understand that a vertical transmission may happen. That is, the bacteria which causes the dental caries or the bacteria which causes periodontitis can transmit to the baby also, not during the when the mother is expecting, but after birth also it can happen. So it is very important that we counsel the lady. Also, most of the young children may acquire caries causing bacteria from the mothers.
So we also advise that the mothers or father should not kiss the baby on the lips. That should be avoided at all costs. गर्भावस्था में स्वास्थ्य के अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है एंड गर्भवती महिलाओं को वास्तव में अधिक दंत चिकित्सा समस्याओं की संभावना भी होती है। यह महत्वपूर्ण है कि इन समस्याओं की प्रभावी ढंग से इलाज किया जाए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि हम देख सकते हैं हमारे प्रेगनेंसी के दौरान हम कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम्स देखते हैं। मेनली जो प्रॉब्लम्स होती है वो गम्स में स्वेलिंग होना, गम्स को फूल जाना, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, या फिर कैविटीज। जिन लेडीज को ज्यादा क्रेविंग होती है, जो ज्यादा मीठा खाते हैं और एट द सेम टाइम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, उनको कैविटीज ज्यादा हो सकती है। और कुछ महिलाओं को जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एनी अदर अंडरलाइंग डिसऑर्डर along with poor oral hygiene, they have a tendency for gum related problems, and also research has established that fact that they are linked to premature birth and also low birth weight babies. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों को अवॉइड करें, प्रिवेंट करें और अपना और अपने शिशु का ध्यान रखें। ये सारी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स किस तरह से हो सकती है। अब थर्ड पिक्चर में देखेंगे कि एसिड इरोजन एक्सेसिव वॉमिटिंग से भी हो सकता है। आपने एक्सेसिव वॉमिटिंग को भी कंट्रोल में रखना है। अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है तो प्लीज कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, आस्क देम फॉर द मेडिकेशन और मेक सम डाइटरी चेंजेस व्हिच डू नॉट प्रोवोक वॉमिटिंग, बिकॉज जो एसिड हमारे पेट से हमारे माउथ में आता है वो हमारे दांतों का जो ऊपर का लेयर है, जो इनामल है, उसको वेयर ऑफ कर सकता है, जो कि बाद में सेंसिटिविटी पैदा कर सकता है या फिर कैविटीज पैदा कर सकता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस जो है ज्यादा हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखते हैं और ये जो है प्रॉब्लम्स हर एक में नहीं होती। ये प्रॉब्लम्स उन लेडीज में ज्यादा होती है जिन्होंने स्टार्टिंग से अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा। देयर इज अ प्रीडिस्पोजिशन और दे हैव डायबिटीज और मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। एंड मैनिफेस्ट कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है? आपके गम्स सूज सकते हैं, आपके गम से ब्लीडिंग हो सकता है, या जो है लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन, रेडनेस जो है आपको गम्स में नजर आ सकती है। सो इफ यू सी दीज साइंस, it is an indication that you must visit the dentist. And जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया that during the pregnancy you can safely undergo dental treatments. The aim is to make you fit before you become pregnant, but in case some ladies who have otherwise had good dental health and have somehow developed some problem during the pregnancy, it is safe to visit a dentist and get the required care. You should not neglect the problem. कभी-कभी हम जिन लेडीज ने बहुत अपना ओरल हेल्थ को इग्नोर किया होता है, उन केसेस में हम बहुत एक्यूट प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, जैसे मुंह में स्वेलिंग आना, मुंह में सूजन आना, स्पेस इन्फेक्शंस which can be life threatening to the mother and of course to the developing fetus. तो ये सारी चीजें हम टाइमली अवॉइड कर सकते हैं if we get a routine dental checkup done and take care of our oral hygiene practices every day. As I have told you, as ma'am also have mentioned, that the gingival inflammations can cause low birth weight with babies and also premature deliveries. So please take care of your oral health. Coming to the one more part of my presentation, that is, is it safe to do dental treatment during pregnancy? So we know that there are 3 trimesters during this period, and in this we consider the second trimester as the safest period. In first trimester, what we can do routine checkup, we can do routine scaling. These are the 2 things which we routinely can do during the first trimester. We can also do fluoride treatment, which is to prevent any dental cavity development. But beyond this, we generally do not
like to do any other dental treatment, like कोई filling करना हो या कोई extraction हो या कोई और gum related कोई issues हो, तो वो हम first trimester में नहीं करते हैं. So coming to second trimester में routine dental scaling हो सकती है. Emergency dental कोई आ जाती है जिसे root canal treatments करने पड़ते हैं या फिर extractions. All these things are considered safe during the second trimester. Of course, we take enough and more precautions that we try to limit any X-ray exposures. And if at all any X-ray is taken, then a lead apron is given to the mother so that X-ray exposure does not happen to the developing fetus. But as much as possible, we should not wait for such emergencies to arise. It is better that before you conceive, you visit the dentist and get the clearance from the dentist that you are fit to conceive now. Coming to the third trimester, again, it is an unsafe period to do routine dentistry. Only and only routine dental checkup and scaling is advised, especially to those people who have a risk of developing gingivitis. Beyond this, we generally do not encourage anybody to undergo any dental procedure. If at all it is required, we try to, if any infection sets in, we give the antibiotic in consultation with the gynecologist, and then we like to defer the treatment. We take up the treatment after the delivery. So third trimester, we do not like to do any major dental work. Now, what is the guidance which we can give it to the prenatal care health professional? We have to create awareness. First thing, we should ourselves know that it is safe for any pregnant lady to visit the dentist and get the required dental treatment. Reassure the pregnant women that oral health care is safe during the pregnancy, including the X-rays, pain medication, even it is safe to take local anesthesia. Second and the foremost thing, we can encourage the women to seek oral health care, eat healthy food, follow good hygiene practices, and also attend prenatal classes. What is the, again, now, what are the good tips we can give for oral health care during the pregnancy and also after the baby is born? First thing, get good oral health care. Follow the routine. Don't change the routine. Don't skip your night brushing. Don't start mid-meal snacking. If you want to snack on healthy food items like nuts or fruit. Because diet and irregular hygiene practices goes hand in hand. Practice other healthy behaviors like do not kiss on the baby's lip. Also, train yourself. During pregnancy, you should train yourself how you are going to take care of your baby's oral care. So, it is very important when the baby is born that you, after feeding, you wipe the baby's gums pad. You do not wait for, when the teeth will erupt, then you start taking care of baby's teeth. Even gum pads have to be cleaned with the plain gauze, and you can use saline water to clean it. Not with water, you can dip the gauze in the saline water and then wipe the gum pads after you feed the baby. Second thing you can do is that as soon as the first tooth erupts, you should start brushing, and also make sure that you plan the first dental visit of your baby when the first tooth erupts. So develop good healthy behavior, and once you follow a good healthy diet, your child will also never have any dental problem. So गर्भ व्यवस्था के दौरान दांतों की देखभाल तो महत्वपूर्ण है. कई उपचार विकल्प प्रक्रिया है वह आमतौर पर गर्भ व्यवस्था के बाद तक स्थगित किया जा सकता है. यदि गर्भवती महिला के उपचार आवश्यक है, कम जोखिम के दंत प्रक्रियाओं को किया जा सकता है. So that is what we have understood. So oral health is equals to overall health. सुखी व स्वस्थ मातृ है हमारे आदर्श वाक्य. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर निशा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया. अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो ये सब इतना ये कह सकती हूँ कि अगर हम कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो अल्टीमेटली क्या आप खाते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, लाइफ स्टाइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
आपकी सारी बीमारियों की जड़ आपका गलत खाना पीना और रहन सहन है। और दांतों का स्वास्थ्य को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर जैसे आप जब प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं प्री कंसेप्शनल प्लानिंग के लिए, तो जरूरी है कि एक बार डेंट, हमारे हिंदुस्तान में चूंकि इतना पॉपुलर नहीं है कि आप जनरल वेल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं, लेकिन अगर आपने प्रीनेटल प्लानिंग कर रही है तो अपने डेंटल चेकअप भी करा लें, और अगर किसी भी किस्म की समस्या है तो उसका समाधान पहले कर लें। और अगर बाय द वे प्रेगनेंसी के समय में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जा सकते हैं और आपकी डेंटिस्ट और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपस में मिलकर के आपका इलाज करेंगे। डेंटल प्रॉब्लम को ओवरलुक नहीं करेंगे। डेंटल प्रॉब्लम जो है बड़ी भी बन सकती हैं, यहाँ तक कि प्रीटर्म डिलीवरी में भी बदल सकती हैं। तो हम अगले पार्ट पे आते हैं, वायरल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। इसको डिस्कस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होता है, कई का तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन कुछ में माँ को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि उसके अंदर बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसको कि हम, हमारे लिए समझना उसमें बहुत मुश्किल होता है कि अरे बच्चे को ये ऐसे क्यों हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें मालूम है कि ये वायरल इन्फेक्शन बच्चे के ऊपर असर करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है जिनके लिए जो वैक्सीनेशन है वो हम चाहते हैं कि महिलाएं पहले से ही लगा लें प्रेगनेंसी में जाने के पहले। क्योंकि एक बार वायरल इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में हो गया, परसेंटेज तो परसेंटेज है 40%, 50% और 60%, लेकिन जिस बच्चे को होता है और जिस माँ के बच्चे को होता है उसके लिए 100% होता है। और ये कहना बहुत मुश्किल है किस बच्चे को होगा और किस बच्चे को नहीं होगा, किसको कितना होगा, किस लेवल का इन्फेक्शन होगा, ये सिर्फ समय बता सकता है। यहाँ तक कि जिन बच्चों को इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन कई बार 2 साल के बाद अपीयर होता है। तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप जहां तक हैं अपने मूवमेंट्स, अपनी ये सब ना प्रेगनेंसी के समय में थोड़ा सा कम रखिए। किसी को खांसी जुकाम है, किसी को कोई इन्फेक्शन है तो उससे दूर रहिए। अपने को बचा के रखना, खास करके इस कोरोना के बाद तो लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया कि वायरस से कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे खांसी जुकाम से दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि वायरस इन्फेक्शन एक कंटेजियस इलनेस है, एक से दूसरे में आती है। और बहुत सारे वायरस जो कि ज्यादा हमारे को कॉमनली परेशान करते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली बात ये है कि वायरस इन्फेक्शन जो कि माँ के अंदर और बच्चों के अंदर, दोनों के अंदर बीमारी से लेके डेथ तक के कारण हो सकते हैं। तो वो माँ से बच्चे में जाते कैसे हैं? सबसे पहली चीज, जो प्लासेंटा होता है जिसके थ्रू बच्चे के शरीर में माँ से खाना पानी जाता है, उसी के थ्रू वो वायरल इन्फेक्शन भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जब बच्चा पैदा हो रहा है तो जो वेजाइनल सिक्रीशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ओरल थ्रश बताया, वैसे ये वायरल इन्फेक्शन भी रख सकते हैं, जो मैंने आपको हर्पीस के लिए बता रही थी, मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। या ब्लड से इन्फेक्शन जा सकता है। और अगली चीज होती है पोस्टनेटली ब्रेस्ट मिल्क से जा सकता है, या माँ के टचिंग से जा सकता है, या जो इन्फेक्शन चला गया था उस समय हमने नहीं समझा और वो बाद में अपीयर हो रहा है। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि क्या इन्फेक्शन होगा, किस किस्म का वायरल एजेंट है और किस समय उसने बच्चे को इफेक्ट करा। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में अफेक्ट कर रहा है, जिस समय बच्चा आपका बन रहा है, जिसको हम पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, उस समय उसका सबसे ज्यादा असर होता है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और उसके में चूंकि किसी भी अंग को वो खराब कर सकता है, तो कंजेनाइटल यानी कि पेट से होने वाले मालफॉर्मेशन यानी एबनॉर्मेलिटी बन सकती है। बच्चे के हो सकता है सुन ना सके, बच्चे के कैटरेक्ट हो सकता है, बच्चे के हाथ पैर खराब हो सकते हैं, बच्चे के दिल में डिफेक्ट आ सकता है, मुंह पे डिफेक्ट आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय में हो सकती हैं और उन सब का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो कौन से इन्फेक्शन है? आपने देखा कई बार डॉक्टर आपको टॉर्च टेस्ट लिखते हैं और थोड़ा सा महंगा सा भी टेस्ट होता है। तो एक बड़ी सी बात उठती है, अरे ये क्या है और क्यों करा रहे हैं, क्यों इतने पैसे का टेस्ट होता है? टॉर्च इज ए एक्रोनिम फॉर अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन जो कि कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, जो कि होने पर बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस होते हैं। T stand for toxoplasmosis. Toxoplasmosis basically is not a virus actually.
इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इट इज क्लब्ड विद द वायरस। और ये आमतौर पे कैट से आता है। ऑल्दो कैट हमारे यहाँ उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन तब भी कैट का इन्फेक्शन आ सकता है। और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एक बार होने के बाद दब करके बार बार भी हो सकता है, और ये बच्चे के लिए काफी खतरनाक होता है। दूसरा है सीएमवी। सीएमवी जो है साइटोमेगालो वायरस, ये खांसी जुकाम जैसा वायरस होता है और यह हाथ से और इन सब से फैलता है। तो इसमें यही कहते हैं कि भाई खांसी जुकाम वालों से दूर रहो और अपने हाथ को बार बार धोते रहो। हर्पीज इन्फेक्शन, इसमें नीचे के शरीर में दाने निकल आते हैं, जो कि जब हर्पीज का इन्फेक्शन बच्चा पेट में है उस समय तो उसको परेशान करता ही करता है। डिलीवरी के समय अगर डिलीवरी नॉर्मल है और हर्पीज एक्टिव है तो बच्चे को भी कंट्रैक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, लाइक पार्वो वायरस, ओ स्टैंड फॉर पार्वो वायरस, वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स का वायरस, देन मीजल्स वायरस, एडेनो वायरस, एचआईवी से तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं, और जीका वायरस भी एक नया वायरस है। और अब हम कोविड के बारे में भी बात करेंगे। जब कोविड की पहली वेव आई थी तब हमें ये नहीं मालूम था कि कोविड का इन्फेक्शन बच्चों को हो सकता है, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कोविड के केसेस में बच्चे कमजोर हो जाते हैं, पेट में पानी की कमी हो जाती है, प्लासेंटा सूख जाता है और कई बार समय के पहले पानी भी छूट जाता है। और बच्चा जब पैदा होता है इससे कंजेनाइटल कोविड भी होता है। कई बार क्या होता है कि उसमें नहीं मालूम पड़ता और 1-2 महीने के बाद बच्चे कोविड जैसे बल्कि शॉक जैसे सिम्टम्स में आते हैं। बच्चे के अंदर मल्टीपल ऑर्डर इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है, जिसको हम MSIS सिंड्रोम कहते हैं। तो हेपेटाइटिस ई का जो वायरस होता है, इसके लिए बच्चे से ज्यादा माँ को खतरा है। अगर डिलीवरी के समय प्रेगनेंसी में माँ को हो जाए तो माँ की मृत्यु भी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन्फ्लुएंजा, आज की तारीख में इन्फ्लुएंजा के बारे में सबको मालूम है। जो कोविड का वायरस है और इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो एक ही फैमिली के वायरस है, सार्स कहते हैं उसको, जिसका नाम अब बच्चा बच्चा जानता है। और प्रेग्नेंट वुमेन को जब भी ये सार्स का इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है, स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, तो वो एक आम इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण जो लंग्स होते हैं वो ऊपर प्रेशर हो जाता है, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की नीड बड़ी होती है। ऐसे में ये इन्फेक्शन माँ के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। इसलिए इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रेगनेंसी में जरूर देनी चाहिए। खास करके हर एक हाई रिस्क पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन उसको तो देती ही देती है, उसके साथ साथ बच्चे के लिए भी एक इम्यूनिटी कवर देती है जो कि माँ से बच्चे में जाता है। साइटोमेगालो वायरस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अगर एक बार हो जाए वो दोबारा प्रेगनेंसी में एक्टिवेट भी हो सकता है और कंजेनाइटल इन्फेक्शन बच्चे में कर सकता है, जिसके कारण कि बच्चे के अंदर हियरिंग लॉस हो सकता है, बच्चा कमजोर हो सकता है, बच्चे के दिमाग में कैल्सिफिकेशन हो सकती है, मुंह छोटा सा हो सकता है, आंखें जा सकती हैं, सर भारी हो सकता है। तो इस किस्म के बहुत सारे लक्षण बच्चों में बसते हैं, जो कि बच्चा होने के बाद भी अगर बच्चा जीता है तो बहुत सारी डिफिकल्टी से वो जीना पड़ता है उसको। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बच्चे को हो जाते हैं और बहुत सारे जो सीवियर इन्फेक्शन में या तो बच्चे खत्म हो जाते हैं और अगर जी रहे हैं तो उनकी न्यूरोलॉजिक सिक्वेली होती है और मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है। 7% बच्चे जिनको कि कुछ भी नहीं हुआ, आपको लगा अरे वो तो बिल्कुल ठीक है, जब वो 2 साल के होते हैं तो मालूम पड़ता है उनका हियरिंग लॉस है या डेवलपमेंटल डिले है। फिर आता है आपका HSV इन्फेक्शन। HSV इन्फेक्शन 2 टाइप का होता है, दोनों से ही बच्चों को हो सकता है, बट ज्यादा HSV2 से, जो कि जेनाइटल हर्पीज जिसको हम कहते हैं, जननांग की हर्पीज, उससे होने के चांस ज्यादा होते हैं। और 90% बच्चे को ये इन्फेक्शन तब होता है अगर एक्टिव डिजीज डिलीवरी के समय और बच्चा वहां से इन्फेक्शन के अंदर से पैदा होके आ रहा है। लेकिन 10% को पेट में भी हो सकता है, और जैसे कि हमने बताया आपको CMV वायरस की तरह वैसे ही उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा कमजोर हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकती है। और जो ये बच्चे हैं उनमें अगर बहुत हाई लेवल का इन्फेक्शन है तो डेथ भी हो सकती है। रुबेला, ये एक बहुत जरूरी चीज है जानने के लिए, क्योंकि माँ को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसको रुबेला का इन्फेक्शन कब हुआ।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम अपने हर जब आप हमारे पास आते हो एंटीमीटर पीरियड में, तो हम रूबेला का टेस्ट जरूर कराते हैं। रूबेला आईजीजी कहते हैं, यानी जिससे हमें मालूम होता है कि मदर को पहले इन्फेक्शन हो चुका है या मदर को उसका टीका लगा था, उसके कारण उसके अंदर आईजीजी नाम का कण बन चुका है, जिसके कारण उसको आगे जाके दोबारा रूबेला का इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है। ये एक बहुत ही जबरदस्त टेरेटोजेनिक वायरस है। तो इसलिए प्री कंसेप्शनल जब भी आप हमारे पास आते हो तो हम ये टेस्ट करा करके, अगर आपका आईजीजी निगेटिव है तो ये इसका एक टीका होता है बहुत ही सस्ता सा, वो वैक्सीन लगा देते हैं। बल्कि हमारा तो ये मानना है कि हर एक यंग एज में लड़की को 18 साल के करीब रूबेला का एक वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, जिससे कि आगे ये खतरा रहे ही नहीं। क्योंकि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन चीज है। उसके कारण बच्चा कमजोर होने के साथ साथ कार्डियक डिफेक्ट्स होने के और कैटरेक्ट की बीमारी होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ तक कि बच्चे के अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी बाद में मिलते हैं और गूंगा बहरा बच्चा भी पैदा होता है। तो आप ये देखो ना, अगर इस स्लाइड को आप देख रहे हो कि तीसरे से 8वें हफ्ते में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। अगर तीसरे से 18वें हफ्ते में ये बीमारी हुई है तो बच्चा बहरा हो जाता है, और तीसरे से 10वें हफ्ते में अगर ये बीमारी हुई है तो हार्ट की अफेक्ट। तो जो शुरू के 14 हफ्ते होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उस समय किसी को रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट 70% बच्चे अफेक्टेड होते हैं। तो इन केसेस में हम कई बार आपको सलाह भी देते हैं कि भी अगर आप सोचते हो तो आप एबॉर्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि गारंटी कोई नहीं है कौन से बच्चे को क्या होगा। हो सकता है कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ना हो, लेकिन बच्चा गूंगा बहरा पैदा हो सकता है, या बच्चा जो है आंखें अपनी हो सकता है तो वो पैदा होता है। पार्वो वायरस एक दूसरा इन्फेक्शन है जो कि फिर मिसकैरेज में निकल सकता है, फीटल एनीमिया हो सकता है, बच्चे के अंदर पानी भर जाता है, बच्चे के हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात है माँ को मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसको पायरस हुआ है। अनदर वायरस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, वो चिकन पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है अगर वो एडल्ट्स को होती है। माँ के साथ साथ वो बच्चे में अगर उसके कीटाणु पहुंच जाते हैं तो माँ के लिए, बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन माँ के लिए तो इस समय बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जो इसके कारण न्यूमोनाइटिस यानी लंग का इन्फेक्शन होता है, वो बच्चों के कंपैरिजन में माँ के लिए 25 टाइम कड़ा होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी एंड के समय में अगर हमें ये इन्फेक्शन होता है तो आमतौर पे 14% मदर्स की डेथ भी हो जाती है। अगेन एक कंजेनाइटल वेरेसेला सिंड्रोम होता है, जैसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है। इसमें भी बच्चे के अंदर आपको तरह तरह की प्रॉब्लम, खासकर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, हाथ पैर के कमजोर होना, ये सब चीजें मिल सकती हैं, और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी हो जाता है। इसलिए अगर किसी को कंजेनाइटल वेरेसेला सिंड्रोम हो, अगर बच्चे माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी शुरू के 14 हफ्ते के अंदर अगर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया, तो फिर अगेन आपको एबॉर्शन की सलाह दी जाती है। करना या ना करना ये आपका काम है, सलाह देना डॉक्टर का काम है। एंट्रोवायरस भी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि किसी को भी हो सकता है। हालांकि ये सोचा जाता है कि बच्चे के अंदर नहीं जाता है, लेकिन कहीं कहीं पाया गया है कि बच्चे के अंदर जाकर के ये प्रॉब्लम कर सकता है। सबसे मेन चीज कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, यानी कि बच्चे के सोचने समझने एप्लीकेशन के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, जो कि आपको पेट में नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंट नहीं है। मीजल्स हम लोग सब लोग जानते हैं, बच्चों को मीजल्स होती है, लेकिन कभी कभी माँ भी मीजल्स कंट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे कंडीशन में जो बच्चा होता है उसको फिर IUGR यानी पेट में बच्चे की बढ़न को रोक सकता है। तो आखिर हम ये सब जो बातें कर रहे हैं, इसका इलाज क्या है? क्या आपके पास कोई इलाज है? ये एक पहला क्वेश्चन आपकी ओर से कायदे से होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि दो ही चीजें हैं जो कुछ हद तक आपको इससे बचा सकते हैं। पहली चीज है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, और दूसरी चीज है वैक्सीनेशन। ये दो चीजें बहुत ध्यान रखने की हैं। वैक्सीनेशन के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी होती है। वैक्सीनेशन जो बचपन में 5-7 साल की उम्र तक लग गई होती है, तो बहुत सारी वैक्सीन के बूस्टर डोज भी होते हैं। और आज आप में से जो माएँ सुन रही हैं, आप अपने बच्चों के कार्ड संभाल के रखिए,
और जब वो बच्चे बड़े होते हैं उनको दीजिए, वो भी संभाल के रखें और उस कार्ड को कभी भी जब भी आगे डॉक्टर के पास जाएं तो उनको दिखाएं कि भाई मैंने यहाँ तक के वैक्सीन लगे, इसके आगे की वैक्सीन हमें कब लगने हैं, कैसे लगने हैं, क्योंकि वैक्सीन का असर देखिए कितना लंबा जा रहा है। ये वो बच्ची जो माँ बनेगी, वो माँ बनते समय अगर उसके वैक्सीनेशन कम है तो उसको असर आ सकता है। दूसरी चीज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल मैक्सिमम लोग सोच समझ के बच्चे पैदा करते हैं, अनप्लान प्रेगनेंसी का समय जा चुका है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है प्रेगनेंसी की तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है आप उसके बाद जरूर एक बार डॉक्टर से मिल करके इस बातों को समझ लें कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या होती है और उसमें आपको अपना क्या क्या ध्यान रखना है, और जो जो वैक्सीन आपने नहीं लगवाई हुई उनको पूरा कर लीजिए अपना कोर्स, क्योंकि उस समय आपको प्रेगनेंसी के समय में टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, बी, ये जितने इन्फेक्शन है इन सबसे आप, रुबेला, इन सबसे बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। और साथ में आपकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इसको लगाने से आप बिल्कुल भी ना हटे पीछे, और इनको आप जरूर जो है अपने आप को इन इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करना आपका सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चे के लिए भी फर्ज है। अगर हम ये बच्चा इस ढंग से डिफेक्टिव बच्चा जिसको कि हम डिफेक्ट से बचा सकते हैं अगर हम पैदा करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम माँ बाप भी गुनाहगार होते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज से ग्रस्त है, जिसका दिमाग नहीं चल रहा है, उस बच्चे की तो जिंदगी आने के पहले ही खत्म हो गई। तो इन शब्दों के साथ आज का हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे और अगले महीने 3rd थर्सडे को हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के। और कोशिश करिएगा कि आप भी आइए और अपने फ्रेंड्स को भी लाइए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जो हमारी ये जो कोशिश है एजुकेशन को आप तक पहुंचाने की, वो कुछ ना कुछ अपना असर दिखा रही है, क्योंकि बिजी प्रैक्टिशनर को अपनी ओपीडी में आपसे इतनी बात करने का समय नहीं होता है, उसकी मजबूरी है। ये मत सोचिए कि वो डॉक्टर आपसे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन वो आपसे बात कर ही नहीं सकता है क्योंकि कोई और भी बैठा है और उसको देखना है। वो डॉक्टर एक प्रोफेशनल भी है जो कि अपना समय आपको इस ढंग से नहीं दे सकता है, उसको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज भी पूरी करनी है। लेकिन बहुत अलग ढंग से हम लोग अपने सपोर्ट ग्रुप्स चलाते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते थे तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाते थे, और आज हम इस डिजिटल माध्यम से आप लोगों से जुड़े हैं, और इसको डॉक्टर दीपिका फेसबुक पे लाइव भी रखेंगी काफी समय तक, और आप लोग सुनते रहिए। धन्यवाद। ओवर टू यू दीपिका। Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you so much to the faculty for taking this time out and spreading the public awareness about such special topics. So thank you very much, Dr. Ragini, for such a nice initiative. And thank you, Dr. Nisha Bali, ma'am, for joining in and giving us the insights about the dental hygiene. Now I would like to take this opportunity and thank everybody for joining in. So Jacksonpal presents to you Cramp-Off, which is for relief from pregnancy-induced leg cramps, Cramp-Off tablets of magnesium. Next we have Lycored, the cell protector, and also Lycored sachet, that is Lycored Preg sachet. Then we have Nari Cal tablet, tablets of calcium citrate malate, vitamin D3 and folic acid, so which is a product from Jacksonpal's Nari division. Thank you very much for joining in, and next we would like you to join in for both these series which are going on. Dates are written, same link will work through which you have joined today. Another series which is going on is Demystifying Human Sexuality, which is on 4th Thursday of every month. Thank you.